हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि नई सोच, नए संकल्प और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जया, सुप्रभात भावना। अगले घंटे में बात होगी नए भारत की, विकास की, दुनिया की बड़ी हलचलों की, खेल जगत की बड़ी जीत हार की, टेक्नोलॉजी से लेकर आपकी सेहत तक, यानी हर उस खबर की जो आपके दिन की शुरुआत को बनाएगी खास। और आज की सबसे बड़ी खबर संसद से। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं। आज संसद में कई अहम विधेयकों पर भी सभी की नजर रहेगी। साथ ही अगर विदेश नीति की बात करें तो उस मोर्चे पर भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा में अपने समकक्ष से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं भारत और पनामा के रिश्तों को भी एक नई रफ्तार देने के लिए पनामा के विदेश मंत्री यहां नई दिल्ली में मौजूद हैं। और खेल जगत से भी बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मेसी का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया, जबकि मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न का माहौल है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस सुबह की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। आज से संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील। वंदे मातरम के अपमान पर अब सजा की तैयारी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे महत्वपूर्ण विधेयक। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर भी लोकसभा में होगी चर्चा और लोकसभा में ये बिल लाएगी सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा की यात्रा पर आज अपने समकक्ष से करेंगी मुलाकात। भारत मोल्डोवा संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। भारत पनामा के बीच संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। पनामा के विदेश मंत्री की आज दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी बात। टूट गया मेसी का सपना। टोरस के गोल से अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बना स्पेन। मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न। और सबसे और अहम खबर आज दिन की यही है कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें आयकर, वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल शामिल है। इसके अलावा एमएसएमई के विकास और जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े बिल भी सरकार लाने की तैयारी में है। मौजूदा सत्र में सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी अलग दिखाई देगी, जैसे कि शिंदे की शिवसेना में ठाकरे गुट के सांसद शामिल हो गए हैं। इसके अलावा टीएमसी के 20 बागी सांसद भी अलग हो चुके हैं और उनकी मांग है कि स्पीकर उनके अलग बैठने की व्यवस्था करें। और जब संसद सत्र शुरू होता है तो उससे पहले औपचारिक तौर पर एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है। और सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति, ये दोनों बैठकें कल इसलिए बुलाई गई ताकि मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। कल सरकार साफ कह चुकी है कि नियम के हिसाब से जो विषय सदन में उठाए जाएंगे उन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि विपक्ष के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि विपक्ष अपना एजेंडा सर्वदलीय बैठक में सरकार के सामने पहले ही रख चुका है। पेपर लीक और किसानों से जुड़े मुद्दों के अलावा चढ़ावा चोरी मामला भी विपक्ष की नजर में है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग देने की अपील की है, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। बैठक में सरकार और विपक्ष की ओर से सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों पर भी अपने विचार रखे। कई जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा हो। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि
बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। बात करेंगे उन विधेयकों की जो सरकार आज संसद में लाने वाली है। राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान हासिल हो, इसके लिए मोदी सरकार आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन एक ऐसा विधेयक उच्च सदन में पेश करने जा रही है जिस पर विपक्ष की राय सरकार से अलग है। गृह मंत्री अमित शाह आज सत्र के पहले दिन राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाने वाले हैं, जिसके तहत अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा हो गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यह अनिवार्य कर दिया है कि जन गण मन गाए जाने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाया जाना या इसके गायन को अनिवार्य किया जाए। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधान क्या हैं, आइए समझते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसके प्रावधान बता रहे हैं। 1971 के कानून में जब ये संशोधन विधेयक है उसमें बदलाव किया जाएगा और राष्ट्रीय सम्मान कानून में इसमें बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है। वंदे मातरम को मिलने वाला है कानूनी संरक्षण इस विधेयक के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा भी इस संशोधित विधेयक के जरिए मिलेगी। अपमान और बाधा दंडनीय अपराध होंगे। 3 साल तक की सजा संभव, यानी कि जो अपमान का अगर होगा तो ऐसे में राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और सजा का प्रावधान भी है। यहाँ पे देशभक्ति से जुड़े कानून का विस्तार यहाँ पर किया गया है। तो 1971 में जो कानून था किस तरह से उसमें बदलाव है ये यहाँ पर आप समझिए। प्रावधान क्या है, 3 साल तक की सजा है। तो 1971 के कानून में क्या है, यानी कि जो 1971 का कानून है और अब जो 2026 में संशोधित कानून है, आखिरकार जिसको वो रिप्लेस कर रहा है उसमें क्या फर्क आएगा। अगर 1971 के कानून की बात करें तो राष्ट्रगान के अपमान पर रोक है 1971 के कानून में। साथ ही आपको बता दें कि अगर 1971 के कानून की बात करें तो अपमान, जलाना, फाड़ना, विकृत करना, अगर राष्ट्रीय ध्वज में इस तरीके की कोई भी चीजें की जाती है तो ये दंडनीय अपराध है। तिरंगे का व्यावसायिक या अनुचित उपयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है। साथ ही राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर अगर व्यवधान किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, गुट के द्वारा, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष कैद का यहाँ पर है और जुर्माना या कैद अथवा दोनों का प्रावधान भी यहाँ पर है। तो वंदे मातरम का लेकिन उल्लेख नहीं है और इसीलिए इसमें संशोधन के लिए अब सरकार प्रयासरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा तुलना करते हैं 1971 के कानून की, यानी कि 1971 का कानून और 2026 का जो प्रस्तावित संशोधित विधेयक है उसमें फर्क क्या है। अगर उसको कंपैरिजन करें तो 1971 जो कि अभी वर्तमान में इम्प्लीमेंटेड है, इफेक्टिव है, और 2026 का ये जो विधेयक है वो प्रस्तावित है। संविधान के अपमान की सजा इसमें है, लेकिन 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन विधेयक है उसमें इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि 1971 की तर्ज पर ही 2026 में भी संविधान के अपमान पर सजा मिलेगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर बताएं आपको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 वर्सेस 2026 में, तो राष्ट्रगान 1971 में जनगण मन संरक्षित है और यही संरक्षण 2026 के प्रस्तावित विधेयक में भी जारी है। 1971 में वंदे मातरम का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि 2026 के जो प्रस्तावित विधेयक की बात करें तो यहाँ वंदे मातरम को शामिल किया गया है, उल्लेख किया गया है और कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध 1971 में, वही राष्ट्रगीत में बाधा पर भी अभी भी इस समय भी अपराध रहेगा। तो 1971 के अगर जो वर्तमान का कानून है उसमें अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना और दोनों है। और वहीं राष्ट्रीय गीत दायरे में ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान है और 2026 के प्रस्तावित में राष्ट्रीय गीत को भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जारी है और 1971 में राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण दिया था, उसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 में प्रस्तावित जो है संविधान के अपमान पर सजा उसमें भी थी और इसमें भी है।
तो अगर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 वर्सेस 2026 की बात करें तो वंदे मातरम का उल्लेख जो था वो 1971 के कानून में नहीं था और अब इसको कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान 2026 के प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 में शामिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार इस मॉनसून सत्र में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा आज पेश किए जाने वाले इस विधेयक के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा। तो लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जजों की संख्या से बढ़ाने वाला बिल पेश करेंगे। क्या बदलने वाला है? लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी जजों की संख्या बढ़ाने के साथ कहीं ना कहीं इस तैयारी के साथ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे 4 नए जज। पहले 34 संख्या थी और अब बढ़ना जो बिल है, प्रस्तावित बिल है, उसमें संख्या बढ़कर 38 होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे जज, सरकार इसको लेकर यहाँ पर बात कर रही है और सीजीआई समेत कुल 38 जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट संख्या संशोधन विधेयक 2026 में क्या बदलेगा? अभी तक कानून में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। केस निपटारे के लिए अधिक बेंच होंगी। लंबित है, हजारों केसेस हैं, बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से यह अहम पहल, मामलों की सुनवाई में भी अब तेजी आएगी। तेज होगी मामलों की सुनवाई, न्याय वितरण की गति में भी सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट संख्या संशोधन विधेयक 2026 को लेकर अब 1956 के कानून में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के तहत बिल्कुल आज के विधायी कामकाज क्या रहने वाले हैं, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कई विधायी कामकाज हैं, कई विधेयक हैं जो इस संसद के सत्र में पेश किए जाएंगे। बेहद ही अहम रहने वाला है ये मानसून सत्र। खासकर अगर आज की बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो कई महत्वपूर्ण विधेयक है। जजों की संख्या से जुड़ा हुआ एक अहम विधेयक के साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। क्या इसकी खासियत और कैसे ये लोकहित और जनहित के लिए खास है? देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र का बेसब्री से सभी को इंतज़ार रहता है, ख़ासतौर से मानसून सत्र हमने देखा है, हमारे जितने भी सत्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जो इस सत्र में उठाए जाने के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने जो अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौतियाँ होती हैं, इस बार तकरीबन 7 जो विधेयक सरकार पेश करने का एजेंडा अब तक जो रखा है उसमें से 5 नए विधेयक हैं। जैसे कि आपने आज के दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के एक विधेयक को विस्तार से बताया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने, तो वहीं दूसरी ओर जो वंदे मातरम से संबंधित जो विधेयक है उसको सरकार सदन में लाएगी। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार जहां अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगी, वहीं अगर हम आज के पहले दिन को देखें तो सबसे पहले सदन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री अपील करते हैं सभी सांसदों से और देशवासियों से भी अपील करते हैं कि वो संसद की कार्यवाही को देखें और जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उन पर शांतिपूर्ण व्यवहार के माध्यम से सदन को चलाने की अपील की जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा है कि ऑल पार्टी के माध्यम से सरकार ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बात करने की कोशिश की और उनसे एक राय मशवरा भी किया, एक रायशुमारी भी की कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरीके से कामकाज किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में व्यवधान करना अगर कोई रणनीति का हिस्सा है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ इस बार के जो सत्र है उसमें आना चाहता है, जिसमें तमाम मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में रखा और सरकार के सामने इस पर चर्चा की भी बात की। तो सरकार ने कहा कि चर्चा कराया जाना विपक्ष का अधिकार है
और सरकार उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि सत्र के दौरान चर्चा के नियम क्या हो, इस पर काफ़ी गतिरोध हो जाता है। तो आज चूँकि पहला दिन है और आज पहले दिन से ही काफ़ी कुछ देखने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात कह दूं कि इस बार का जो मानसून सत्र है कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बार को देखें तो पिछले चुनाव जो हुए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद कई दलों ने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की। डीएमके या अन्य जो टीएमसी के जो नया गुट है उसने अपना एक अलग रुख अपनाया है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक राहत भरा हो सकता है। उन्होंने जो INDIA गठबंधन है उसके साथ न बैठकर अलग बैठने की रिक्वेस्ट की है। तो एक सदन का जो वातावरण है, जो कहते हैं कि बदला बदला सा नज़र आएगा। ऐसे में सरकार के सामने और भी जो मुद्दे हैं और जो वो विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है, चाहे वो डिलिमिटेशन जैसा मुद्दा हो, उन सब के लिए एक विशेष रणनीति और एक विशेष प्रयास इस सत्र में होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आपने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है और माहौल भी काफ़ी बदला बदला नजर आने वाली उम्मीद है। ऐसे में ऋषि, ये भी देखना होगा कि जो विपक्ष का है उसका रवैया क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जैसे कल सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में कोशिश हुई सरकार की तरफ से कंसेंसस बनाने की, ये कोशिश हुई कि कैसे जो विधायी कार्य हैं वो शांतिपूर्वक चले और संसद चले, जो कि उम्मीद, जो कि जैसा कि अनुमान है कि विपक्ष काफ़ी हमलावर रहने वाला है और क्या कुछ विपक्ष की रणनीति रहने वाली है, ये भी अहम होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्ष के कई नेता बड़े खुले स्वर में आलोचना करते हुए नजर आए। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर से विपक्ष इस बार के जो सत्र में अगर हम देखें तो अलग ही मूड में नज़र आ रहा है। हालांकि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, ख़ासतौर से मुझे लगता है डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और चुनाव दर चुनाव जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं उसके बाद के राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं। तो इस बार के राजनीतिक समीकरणों में जिस तरीके से पिछली बार के सत्र में विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर सरकार के सामने चुनौती पेश की थी, इस बार वो एकजुटता बिखरी हुई नज़र आ रही है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो साथी उनके साथ थे, आज उन्हीं में काफ़ी बिखराव हो चुका है। और उनके जो साथ थे डीएमके और कांग्रेस का जो लंबे समय से जो उनका गठबंधन था, उनके वैचारिक रूप से वो एक साथ माने जाते थे, लेकिन आज वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष जहां एकजुट होकर मुद्दों को समेटने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे में उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सदन के अंदर जो संख्या बल है, उस संख्या बल को अपने साथ बनाए रखने की उसकी क्या रणनीति है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से बिखर रहा है और उसके जो साथी अलग हो रहे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। मुद्दे ज़रूर विपक्ष सदन में उठा सकता है और उस पर अपना कोई देश के सामने एक एजेंडा पेश कर सकता है, ध्यान आकर्षण कर सकता है, वो अलग इशू है। लेकिन इशू ये है कि क्या विपक्ष के जो साथी हैं वो खुद बड़े विपक्ष यानी कि कांग्रेस के साथ कोई बातचीत करके एक कोई आम राय बनाकर सरकार से लड़ने के मूड में भी है या नहीं। तो ऐसे में विपक्ष की जो सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि मुद्दे तो उनके पास हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाए जाने की क्षमता उनके पास कितनी है, इस क्षमता को बनाए रखने की क्या है। जी बिल्कुल ऋषि, तो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन, प्रेस को संबोधित किया जाएगा। ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबरों में आगे बात करें तो संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ जरूरी एडवाइजरी जारी की है। खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर यह परामर्श जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है। पुलिस ने कहा है कि संसद का सत्र शुरू होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परामर्श में चेतावनी दी गई है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 साथ ही अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पूरा सम्मान करें, किसी भी अनाधिकृत सभा,
मार्च या प्रदर्शन में शामिल ना हों और सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। नया सवेरा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्डोवा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा की राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह मोल्डोवा गणराज्य की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगे। मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी, एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और मोल्डोवा में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगी। भारत और मोल्डोवा के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ उन्हें व्यापक साझेदारी के नए स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग और नए अवसरों को बढ़ावा देगी। तो मोल्डोवा यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही बता दें कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली मोल्डोवा यात्रा है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर डार मोल्डोवा से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शबीर का रुख करते हैं। शबीर, बेहद ही खास ये यात्रा मानी जा रही है। भारत मोल्डोवा के रिश्तों की बात करें तो बेहद ये पुराने हैं और अगर व्यापारिक संबंधों की बात करें तो कई क्षेत्रों में यहाँ रिश्ते मजबूत होते हुए जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज का दिन कितना खास रहने वाला है भारत मोल्डोवा के रिश्तों में एक नई गति लाने के लिए? जी बिल्कुल, ये जो यात्रा है ये निश्चित तौर पर भारत मोल्डोवा के जो रिलेशंस हैं उनमें एक नई गति लाएगी, क्योंकि ये दौरा जो है, ये यात्रा जो है, इसको ऐतिहासिक माना जाता है। बिकॉज़ पहली बार कोई भारत की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे दौरे पे आ रही है और इस दौरे से यहाँ पे जो दोनों देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो ट्रेड रिलेशंस है वो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो मोल्डोवा और इंडिया के ऐतिहासिक रिलेशंस है उनको भी एक नई जान मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो पूरे दिन में आज जब राष्ट्रपति यहाँ पहुँचेगी तो वो सीधे यहाँ पे प्रेसिडेंट पैलेस जाएगी, जहाँ पे वो यहाँ मोल्डोवा के प्रेसिडेंट के साथ एक वार्ता करेगी, वन ऑन वन मीटिंग होगी। उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी, जिस पे पूरा जो मोल्डोवा और भारत के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और नए क्षेत्र जो है, नए एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, बिज़नेस के हवाले से हो,
या बाकी क्षेत्र चाहे फार्मास्यूटिकल हो, एजुकेशन हो या और भी जितने भी एलाइड सेक्टर्स हैं, उनमें भारत और मोल्डोवा किस तरह से अपनी जो बिज़नेस रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करे, उन सब चीज़ों पे वार्ता होगी और कुछ MOUs भी साइन होंगे वहाँ पे। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण दौरा है जिससे न केवल हमारे दो देशों की रिलेशन स्ट्रेंथन होगी, बल्कि इस दौरे से यहाँ जो ओवरऑल यूरोपियन रीजन है उसके साथ भारत के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो किस तरह आगे बढ़े, उस पर भी एक ये क्योंकि ये जो मोल्डोवा है या रोमानिया है, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये एक गेटवे माना जाता है इंडियन बिजनेसेस को पूरे यूरोपियन क्षेत्र में अपना जो कारोबार करने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज का दौरा जो है ये एक महत्वपूर्ण रहेगा और इससे न केवल रिलेशन बढ़ेंगी बल्कि हमारे जो बिज़नेस टाइज़ है, जो ट्रेड टाइज़ हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट मुर्मू आज यहाँ के पार्लियामेंट जाएगी, यहाँ मोल्डोवा के पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलेंगे। उसके बाद जो इंडिया मोल्डोवा पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है उनके साथ भी वार्ता करेगी। तो इससे जो दोनों देशों का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे उनकी सोच है उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा, उसको भी एक फ़रोग मिलेगा। तो इसके साथ साथ प्रेसिडेंट मुर्मू जॉइंट मोल्डोवा इंडियन बिजनेस फोरम को भी एड्रेस करेगी। दोनों प्रेसिडेंट, मोल्डोवा प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट भी इस बिजनेस फोरम में शिरकत करेगी, जिसमें बिजनेसमैन इंडिया से और यहाँ से आपस में वार्ता करेंगे और किस तरह से इन नए क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल हो या ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो, इनको या टूरिज़्म हो या सिनेमा हो, इनको किस तरह से आगे ले जाए, उस बिज़नेस फोरम में जो है यहाँ के जो बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन आपस में मिलके बात करेंगे। बिल्कुल शब्बीर, देख सकते हैं कि कैसे भारत और मोल्डोवा की जो बिल्कुल कैसे नए क्षेत्रों का यहाँ पर विस्तार हो, कैसे खासतौर पर व्यापार एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और उसी की एक झलक यहाँ पे भी दिखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पर भारत और मोल्डोवा के रिश्तों को एक नई ऊर्जा मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक यात्रा पर है यहाँ पर मोल्डोवा के, और बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, चलिए जाए आगे बढ़ते हैं। पनामा और अब भारत के रिश्तों की भी बात कर लेते हैं। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज भारत के 5 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पनामा के विदेश मंत्री, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ साझेदार हैं और पनामा के विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानसून की खबरों का रुख कर लेते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को तेज कर दिया है और बारिश से जुड़ी घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक बिना जरूरत की यात्रा ना करें। पानी वाले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आज देहरादून, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। उधर रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन, जल भराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत और टिहरी जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नदी नालों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।
और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। भारी बारिश के बीच सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। रामबन पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे नदियों और जलधाराओं के पास जाने से बचें, साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जम्मू उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, साथ ही राहत बचाव कार्यों, आवश्यक सेवाओं की बहाली और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने जो इतिहास रच दिया है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और आइए बात करेंगे फुटबॉल की, जिसका नया चैंपियन है स्पेन। स्पेन ने इतिहास रच दिया है। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में दागा और करोड़ों स्पेनिश प्रशंसकों के सपनों को हकीकत में बदल दिया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 रहा, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। टोरेस ने निको विलियम्स के शानदार पास पर गोल किया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि स्पेनिश फुटबॉल के सुनहरे दौर की नई पहचान है। स्पेन ने 2010 के बाद विश्व खिताब अपने नाम किया है और इसी के साथ स्पेन ने दिखा दिया कि तकनीकी फुटबॉल, शानदार पासिंग और अनुशासित डिफेंस आज भी विश्व की फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा और फाइनल में भी उसने अर्जेंटीना को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तो ऐतिहासिक गोल और पूरे टूर्नामेंट में टोरेस का पहला गोल, जिसने स्पेन को विजेता बना दिया। तो स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराया और फीफा विश्व कप 2026 का नया चैंपियन अगर कोई है तो वो स्पेन है और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर स्पेन के फैन जो हैं, फुटबॉल फैन हैं, उनमें एक उत्साह की लहर है और चैंपियन बनने के बाद स्टेडियम के बाहर स्पेन के झंडों से सड़कें पट गई। प्रशंसकों ने अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। न्यू जर्सी में मौजूद फुटबॉल फैन से की खास बातचीत अभिषेक महाजन ने। चलिए, स्पेन ने अर्जेंटीना को मात देकर फीफा विश्व कप जीत लिया है और कुछ फैंस हमारे साथ हैं जो स्पेन को पूरे टूर्नामेंट में सपोर्ट कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ा कारण स्पेन की जीत का? कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रियली गुड टीम, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली डिजर्व दिस विन। आप क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा था कि स्पेन ऐसे डोमिनेट करेगा, आउटक्लास करेगा अर्जेंटीना? हाँ, एक्चुअली अगर आप सेमीफाइनल्स भी देखें, अगर अगेंस्ट फ्रांस स्पेन का गेम
बहुत अच्छी तरीके से खेला। वो लोग हमेशा एक टीम के ऐसा खेलते हैं। मेरा अर्जेंटीना में जो मेसी का जो है वो अगर इफ़ ही इज़ हैविंग एन ऑफ डे देन द अर्जेंटीना टीम विल नॉट शो अप, बट स्पेन का वही बेस्ट पार्ट है कि वो लोग टीम की तरह अच्छे 11 प्लेयर्स फील्ड पे अच्छा खेलते हैं। चलिए, मेसी मैजिक वर्सेस लमीन यमाल का कंपटीशन था, क्या कहना चाहेंगे? लमीन यमाल तो हिट हो गए, मेसी का मैजिक नहीं चल पाया फाइनल में। नहीं, लमीन यमाल और स्पेन ने डिफेंस कंट्रोल करके पूरा गेम में उसको कोई चांस नहीं दिया। उसके लिए दे हैड 12 शॉट्स एंड स्पेन हैड 0 शॉट्स एंड सो अर्जेंटीना did not have any chance at all. You enjoyed watching match? Yes. Okay. And you were supporting Lamine Yamal? Yeah. So happy, how are you going to celebrate the victory today? He's going to India next week. Yeah. Nice. और आपको क्या लगता है कि स्पेन को आपने थ्रू आउट सपोर्ट किया, क्या आपने कभी भी ऐसी उम्मीद की थी कि इस तरह से डोमिनेट कर लेगा, वो भी फाइनल में, वो भी अर्जेंटीना के खिलाफ जो बढ़िया कर रहे थे? हमें तो लग रहा था स्पेन जीतेगा। डोमिनेशन वाज नॉट सरप्राइज, सही था। मतलब देव बिन प्लेइंग ग्रेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग तो रहा था कि डोमिनेट कर पाएंगे और आज उन्होंने किया। एक गोल कंसीड किया उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, और स्पेन को जो है वो डिफेंस के लिए माना जाता है, आज उन्होंने अटैक किया शुरू से। नहीं, सही तरीके से खेला अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अर्जेंटीना बहुत पीछे वेट कर रही थी स्पेन का अटैक के लिए भी, एंड स्पेन अगर आप टूर्नामेंट में इनिशियली देखें तो बहुत स्लोली बिल्डअप किया है टुवर्ड्स द टूर्नामेंट, एंड दे फाइनली प्लेड देयर बेस्ट गेम टुडे। आई थिंक ये टिपिकल स्पेन का टीम है, डिफेंस में अच्छा खेलेंगे एंड देन अटैक में फेरान टोरेस ने बढ़िया गोल किया है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप जीत एंजॉय करिए, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। और न्यू जर्सी से जुड़ गए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। आइए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बेहद ही रोमांचक मैच रहा है, बेहद ही रोमांचक फाइनल रहा है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच, लेकिन कहते हैं ना कि मैच शुरू होने से पहले एक फीलिंग रहती है कौन जीतेगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रशंसकों में ये उम्मीद थी कि इस बार स्पेन बनने वाला है चैंपियन। कितना महत्वपूर्ण रहा वो जो आखिरी एक गोल जो किया गया, उससे पूरा खेल में उलटफेर दिखा। भावना, बिल्कुल सपोर्ट ज्यादा अर्जेंटीना के लिए था। हम 2-3 दिन से यहाँ न्यू जर्सी में थे, तो सपोर्ट ज्यादा अर्जेंटीना के लिए था, और सभी यही कह रहे थे कि अर्जेंटीना को फिर से जीतना चाहिए, मेसी मैजिक एक बार फिर से दिखेगा, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है ये। तो सभी यही कह रहे थे कि मेसी के लिए शायद टीम को जीतना चाहिए, लेकिन स्पेन की रणनीति अलग थी। हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया था, लंबी उनकी विनिंग स्ट्रिक चलती आ रही है। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी मैच नहीं गवाया, एक भी मैच वो हारे नहीं थे। एक ड्रॉ जरूर हुआ था तब वो वर्ल्ड के खिलाफ, उसके बाद उनके खेल पर सवालिया निशान भी उठ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेमीफाइनल में उन्होंने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की, उनके खिलाफ जो टूर्नामेंट फेवरेट थे फ्रांस, माइकल ओलिसे, किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले, बैलन ड'ओर विनर, उनको हराना, उनकी जो अटैक को उनको डिफेंड करना, वो आसान बिल्कुल भी नहीं था, वो स्पेन ने करके दिखाया। और अब इस मुकाबले में आप देखें फाइनल्स में, तो स्पेन की रणनीति थी वो बिल्कुल अलग थी, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और जो स्पेन के यंग खिलाड़ी हैं, आप निको विलियम्स जूनियर की बात करें, आप रॉड्री की बात करें, पेड्री की बात करें और सबाल की बात करें, तो उनकी सबकी रणनीति अलग थी। स्पेन को डिफेंड के लिए माना जाता है, लेकिन स्पेन ने अटैक किया, शुरू से ही अटैक किया, और जो अर्जेंटीना की लेट गोल करने की स्ट्रैटेजी है ना, वो बिल्कुल एक तरह से फेल कर दी। मेसी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और मेसी का आप देखें कि मेसी मैजिक दिखाई नहीं दिया। सब वेट कर रहे थे कि मेसी मैजिक कब दिखाई देगा, लेकिन वो आखिर लम्हों तक वो दिखाई नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि स्पेन की रणनीति काफी बेहतर थी। स्पेन के जो यंगस्टर थे, उन्होंने जो रणनीति ला फुएंटे ने बनाई थी, उनके कोच ने, वो रणनीति उन्होंने मैदान पर भी उतारी। तो डिजर्विंग विनर्स है। और आप अगर स्टैट्स देखें तो स्पेन का जो ऑन टारगेट है, एक भी गोल नहीं है, एक भी हिट उन्होंने मारा नहीं है। स्पेन के जो पोजेशन था वो 65% था फर्स्ट हाफ में, वो 63% हो गया सेकंड हाफ में। और स्पेन का पोजेशन 65%, वो भी फाइनल मुकाबले में ऐसा देखा नहीं जाता है। जो शॉट थे उनके 16 थे, शॉट्स ऑन टारगेट थे वो 9 थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का फर्क है। तो ये बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया स्पेन और अर्जेंटीना में। और मुकाबला भले ही एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड मुकाबला था। और अगर
एमिलियानो मार्टिनेज नहीं होते स्पेन के गोलकीपर, माफ कीजिएगा अर्जेंटीना के गोलकीपर, तो उन्होंने कम से कम 10 सेव किए। अगर वो नहीं होते गोलकीपर, कोई और गोलकीपर होता तो शायद स्पेन की बढ़त पहले ही हो जाती, लेकिन डिजर्विंग विनर है, कंप्लीटली उन्होंने आउटक्लास कर दिया अर्जेंटीना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। एक टोरेस, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर यहाँ पर अर्जेंटीना के लिए भारी पड़ गए और मेरे ख्याल से ओवर डिपेंडेंस जो रही मेसी पर, वो भी कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के लिए काफी घातक साबित हुई। फिलहाल यहाँ पर फीफा को मिल गया है एक नया चैंपियन। बिल्कुल, चलिए आज सोमवार है तो आज हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है साइंस पार्क और गौरव हमें बता रहे हैं एंटी एजिंग इंजेक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं साइंस पार्क में क्या है आज खास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों का लैब से निकलकर इंसानी शरीर तक पहुंचना बेहद ऐतिहासिक क्षण हो जाता है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार कर लिया है जो बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से जवान बना सकता है, यानी कि बढ़ती उम्र को उलटने रिवर्स एजिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो शायद आपको किसी फिल्मी कहानी जैसा लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि अब यह कल्पना हकीकत का रूप ले चुकी है। इसी साल जून के महीने में वैज्ञानिकों ने इतिहास में पहली बार, जी हां पहली बार, एक इंसान के शरीर में रिवर्स एजिंग यानी कि उम्र को पीछे धकेलने वाली दवा का सफल इंजेक्शन लगाया है। यह दीर्घायु विज्ञान यानी लॉन्गेविटी साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। तो आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक एक्सपेरिमेंट को विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह तकनीक क्या है और कैसे यह इंसानी इतिहास को बदलने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यह एक्सपेरिमेंट और इससे क्या हासिल होगा। यह एक्सपेरिमेंट दुनिया में पहली बार इंसानों के शरीर में ऐसी दवा को इंजेक्ट करने का प्रयास है जिसे कोशिकाओं की जैविक उम्र यानी बायोलॉजिकल एज को कम करने के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीक एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग पर आधारित है, जिसमें शरीर की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को दोबारा युवा कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बोस्टन की एक बायोटेक स्टार्टअप कंपनी लाइफ बायोसाइंसेज ने घोषणा की है कि उनके पहले मरीज को सेलुलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दे दिया गया है। यह तकनीक हमारे शरीर के पुराने पड़ चुके सेल्स यानी कि बूढ़े हो चुके सेल्स को फिर से युवाओं की तरह काम करने की ट्रेनिंग देती है। हालांकि इसके पहले ट्रायल में यह इंजेक्शन एक मरीज की सिर्फ एक आंख में दिया गया है, जिसे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया नाम की बीमारी थी, ताकि उसकी आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी कोशिकाओं की कार्यक्षमता जो है वो कम होने लगती है, जिससे कई बीमारियों और शारीरिक कमजोरियों का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पहली बार इस तकनीक को किसी इंसान के शरीर में आजमाया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में कोशिकाओं की उम्र को सुरक्षित तरीके से पीछे ले जाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये रिवर्स एजिंग थेरेपी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई अमर होने का इंजेक्शन नहीं है और ना ही इसे लगाने के बाद कोई 70 साल का व्यक्ति अगले दिन 25 साल का दिखाई देने लगेगा। वास्तव में यह थेरेपी हमारी कोशिकाओं को जैविक स्तर पर युवा बनाने की कोशिश करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी कोशिकाएं अपना मूल काम धीरे धीरे कर ठीक से करना बंद कर देती हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और शरीर में कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस नई थेरेपी का मकसद इन कोशिकाओं को यह याद दिलाना है कि वे पहले कैसे काम करती थी। आइए जानते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो आप उसे फैक्ट्री रीसेट करके पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक इसी तरह वैज्ञानिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद जेनेटिक सॉफ्टवेयर को आंशिक रूप से रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकनीक को सेलुलर रीप्रोग्रामिंग या एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने की थी, जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने 4 विशेष प्रोटीन खोजे थे जिन्हें आज पूरी दुनिया यामानाका फैक्टर्स के नाम से जानती है। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो किसी बूढ़ी कोशिका को दोबारा युवा कोशिका जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लाइफ बायोसाइंसेज अपनी ER100 थेरेपी में इन 4 में से 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर उस फैक्टर को शामिल नहीं किया है जिसका संबंध कैंसर बनने के जोखिम से अधिक माना जाता है। यही वजह है कि इस तकनीक को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश जो है वो और तेज कर दी गई है। अब सवाल आता है कि क्या इससे इंसान की उम्र
बढ़ाई जा सकेगी? देखिए, ये वो सवाल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और फार्मा कंपनियों को इस तकनीक में अरबों रुपए निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सेलुलर रीप्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोशिकाओं को सुरक्षित तरीके से युवा बनाया जा सका तो भविष्य में इसका इस्तेमाल केवल आंखों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे मांसपेशियों की कमजोरी, लीवर की बीमारियों, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और यहां तक कि उम्र बढ़ने से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों के इलाज की संभावनाएं भी खुल सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई इलाज बाजार में आने में अभी कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। इसीलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इंसान अपनी उम्र बढ़ा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि यह शोध स्वस्थ जीवन को लंबा करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह केवल एक इंजेक्शन नहीं बल्कि उस भविष्य की पहली झलक है जिसमें इंसान पहली बार बुढ़ापे को एक जैविक समस्या की तरह समझकर उसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। आज ये प्रयोग केवल एक मरीज की आंख से शुरू हुआ है, लेकिन अगर आने वाले वर्षों में यह सफल रहा तो मेडिकल साइंस की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि अभी इस तकनीक को लेकर उत्साह के साथ साथ वैज्ञानिक सावधानियां भी बरत रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा अभी अपने पहले कदम पर है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मानव इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुनौती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। तेलंगाना में आषाढ़ मास के बोनालू महोत्सव की श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरुआत हो चुकी है। गोलकोंडा की ऐतिहासिक धरोहर के बीच जब मां महाकाली की पूजा होती है तो इतिहास, संस्कृति और भक्ति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। तेलंगाना की संस्कृति में रचा बसा आस्था और श्रद्धा का पर्व बोनालू महोत्सव। आषाढ़ मास में मनाया जाने वाला ये पावन उत्सव मां महाकाली को समर्पित है। हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले स्थित श्री जगदंबिका महाकाली मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच लोक आस्था के इस पर्व की शुरुआत हुई। परंपरा के अनुसार कुम्हार समुदाय ने गोलकोंडा किले स्थित श्री जगदंबिका महाकाली मंदिर में 11 बोनम अर्पित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। बोनालू केवल एक उत्सव नहीं बल्कि मां के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और विश्वास की अभिव्यक्ति है। महिलाएं सिर पर सजे हुए बोनम लेकर मंदिर पहुंचती हैं और मां महाकाली से परिवार के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। ढोल की थाप, पारंपरिक गीत और भक्ति के रंग में रंगा वातावरण गोलकोंडा को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। देवी महाकाली को स्वर्ण बोनम और रेशमी वस्त्र अर्पित कर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई। परंपरा के अनुसार हैदराबाद में बोनालू का पहला बोनम गोलकोंडा स्थित श्री जगदंबिका महाकाली मंदिर में ही अर्पित किया जाता है। इसके बाद शहर के विभिन्न महाकाली मंदिरों में बोनालू उत्सव की शुरुआत होती है। इस अवसर पर गोलकोंडा किला तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं से भक्तिमय वातावरण में सराबोर है, जहां श्रद्धालु मां महाकाली के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कोंडा की इन पहाड़ियों के बीच बोनालू का ये पावन पर्व न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि तेलंगाना की उस सांस्कृतिक विरासत का आईना भी है जो सदियों से अटूट चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं आज के मनी मंत्र की। आज के मनी मंत्र में आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप क्या देखें? लोकेशन, कनेक्टिविटी,
विकास, भरोसेमंद बिल्डर और कानूनी दस्तावेज, यानी कि आसपास ग्राहकों की आवाजाही हो, पार्किंग की सुविधा हो, लीज एग्रीमेंट, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें, जिसमें लोकेशन, साथ ही साथ कनेक्टिविटी कैसी है, यानी कि मेट्रो कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी किस तरीके से है और वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है। साथ ही एक भरोसेमंद बिल्डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे अड़चनें बढ़ सकती हैं। कानूनी दस्तावेज ज़रूर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो कानूनी दस्तावेज हैं वो भी ओरिजिनल हैं या नहीं है। तो प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन संभल कर। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। आपको दिखाते हैं हमारी आकाश गंगा की झलकियां, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। आप देखिए इन झलकियों को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।